स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू किया था कल हमने। कल मैंने आपको बताया था कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स को मतलब जैसे कई सारे स्टैटिस्टिशियन हैं, सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं ना। मान लो कि किसी चीज पर कोई रिसर्च करेगा तो उसको वो अपने तरीके से परिभाषित करेगा। कोई कहता है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है, कोई कहता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो है। यानी कि जब स्टैटिस्टिशियन ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना शुरू किया तो बाढ़ आ गई। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया। सारी डेफिनेशंस को दो भागों में बांटा गया। एक स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस और स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। कुछ लोगों ने स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में डिफाइन किया। उसमें कौन कौन से लोग हैं, जिसमें वेबस्टर ने भी डिफाइन किया, यूल कैंडल ने भी डिफाइन किया, बाउले ने भी डिफाइन किया। पर सबसे ज्यादा जो एग्जॉस्टिव और एक्सप्रेसिव डेफिनेशन थी वो हमने देखा कि हॉरेस सेक्रेस्ट की थी। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को बहुत बेहतर डिफाइन किया। किस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस वाली, मतलब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने डिफाइन किया। और इन्होंने कहा कि भाई स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डेटा। मगर वो डेटा में कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? कि भाई वो आइसोलेटेड डेटा नहीं होना चाहिए। अगर वो आइसोलेटेड डेटा है फिर हम उसको स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करेंगे। वो डेटा जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव हुआ तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करेंगे। वो डेटा जो है वो कई सारे फैक्टर से प्रभावित होता हो, ठीक है ना, जिसकी हमें रिसर्च करनी है कि भाई वो डेटा किस चीज से ज्यादा प्रभावित हुआ, किस चीज से कम प्रभावित हुआ। जैसे कि एक डिमांड का डेटा कई सारी चीजों से प्रभावित होता है, प्रोडक्शन का डेटा कई सारी चीजों से प्रभावित होता है। मान लो एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं ना, कि प्रोडक्शन कम क्यों हुआ, ज्यादा क्यों हुआ। डेटा जो है वो इन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड हो सकता है। इन्यूमरेटेड बोले तो अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी छोटी है तो कंप्लीट डेटा कलेक्शन को इन्यूमरेशन कहते हैं। फील्ड ऑफ इंक्वायरी बड़ी है तो सैंपल के आधार पर जो रिसर्च की जाती है उसको एस्टिमेशन कहते हैं। तो डेटा इन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड हो सकता है। डेटा कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। उसमें एक रीजनेबल एक्यूरेसी हमेशा होगी, मगर कभी भी कोई भी डेटा 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। यानी स्टैटिस्टिक्स आपको कभी भी 100% गारंटेड रिजल्ट नहीं देती। वो बस एक प्रोबेबल रिजल्ट देती है, जिसमें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होती है, भरोसा करने लायक कि हाँ भाई स्टैटिस्टिक्स कह रहा है तो ऐसा ही होता होगा। ये डेटा एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। ये डेटा कलेक्ट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्टिव के कलेक्ट किया गया डेटा मीनिंगलेस होता है, ठीक है ना। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसका एक ऑब्जेक्टिव प्रीडिटरमेंट होना चाहिए। डेटा जो भी कलेक्ट कर रहे हो वो होमोजीनियस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप 2 या 3 या 4 डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसके आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए। बिना रिलेशन के आप उस डेटा में कंपैरिजन नहीं कर सकते और बिना कंपैरिजन के किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए डेटा हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इनकी परिभाषा को ध्यान से देखा जाए तो क्या क्या कह रहा है ये? कि भाई इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा।
मगर वो डेटा में ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, वरना हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। इस तरह से प्लूरल सेंस में हॉरेस सेक्रेस्ट ने स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित किया। क्योंकि इन्होंने बहुत सारी विशेषताओं पर चर्चा करी, इसलिए इनकी डेफिनेशन थोड़ी एक्सप्रेसिव मानी जाती है, बाकियों से थोड़ी आइडल मानी जाती है। बाकियों की डेफिनेशन में भी स्टैटिस्टिक्स के कई एस्पेक्ट पर फोकस किया, पर अधूरा लगता है वो डेफिनेशन। बाउले भी स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करता है, लेकिन वो दो ही एस्पेक्ट की बात करता है कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा, एक जो कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव होना चाहिए, और वो डेटा इन रिलेशन टू ईच अदर होना चाहिए, बोले तो होमोजीनियस होना चाहिए। ये तो केवल दो ही एस्पेक्ट की चर्चा कर रहा है अपने डेफिनेशन में, जबकि हॉरेस सेक्रेस्ट ने तो बहुत सारी बातों पर चर्चा करी। तो इसकी डेफिनेशन भी है, पर उतनी पर्याप्त नहीं मानी जाती। इसी तरह से और भी लोगों ने डिफाइन किया, पर सबसे बेहतर डेफिनेशन वही थी जो हमने शुरुआत में पढ़ी। इस तरह से हमने देखा कि प्लूरल सेंस में प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है? डेटा इटसेल्फ, डेटा को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, है ना? यानी स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो प्लूरल सेंस में खुद डेटा ही स्टैटिस्टिक्स है। अब वो डेटा किसी भी चीज का हो, इनकम का हो, खर्चों का हो, सेल का हो, परचेज का हो, पॉपुलेशन का हो, किसी भी चीज का वो डेटा हो, डेटा अपने आप में स्टैटिस्टिक्स है। हाँ, मगर वो डेटा, अगर जिस तरह से हमने प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित किया है, वो डेटा एग्रीगेट ऑफ डेटा होना चाहिए, वो डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए, वही सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी कि वो सारी विशेषताएं डेटा में होनी चाहिए, तभी हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। कुछ विद्वान है, कुछ स्टैटिस्टिशियन है जो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, वो स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में डिफाइन करते हैं। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिफाइन किया गया है? मेथड टू स्टडी, मेथड टू स्टडी दैट डेटा। जो जिस डेटा को आप स्टैटिस्टिक्स कह रहे हो, बेसिकली उस डेटा को स्टडी करने का जो मेथड होता है वो है स्टैटिस्टिक्स। कुछ विद्वान है, कुछ स्टैटिस्टिशियन है जो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित करते हैं। उनका मानना यह है कि सिर्फ डेटा नहीं, डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा को हम भाई कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको कलेक्ट हम कैसे कर रहे हैं, उसका भी एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, ठीक है ना? उसको हम कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, उसको हम एनालाइज कैसे कर रहे हैं, भाई डेटा को एनालाइज करने के भी हमारे पास टूल्स, टेक्निक्स, मेथड होने चाहिए। हम किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, किस तरह से कंक्लूजन निकाल रहे हैं। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो उन मेथड्स की स्टडी है जो डेटा से रिलेटेड है। डेटा से रिलेटेड जो मेथड्स होते हैं उनकी स्टडी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी कि सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, वो सीधे सीधे स्टैटिस्टिक्स को क्या मानते हैं? स्टैटिस्टिक्स को वो सिंगुलर सेंस में एक साइंस की तरह देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स तो एक साइंस है, एक मेथड है जो डेटा से रिलेटेड है, कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे उससे कोई कंक्लूजन निकालना है, कैसे उससे कोई फोरकास्टिंग करनी है। हर वो चीज जो साइंस में होती है ना, डेटा में भी वही सारी चीजें हमको अप्लाई करनी होती हैं, उससे किसी एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। जबकि प्लूरल सेंस में
सिर्फ डेटा को ही स्टैटिस्टिक्स कहा गया। डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इस चीज पर फोकस नहीं किया गया। यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल आपके स्किल पर निर्भर करता है कि भाई जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उस डेटा से आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो निकाल सकते हो, अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, वो आपके अंदर एबिलिटी है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को एक आर्ट की तरह कंसीडर किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में एक आर्ट, सिंगुलर सेंस में एक साइंस की तरह कंसीडर किया जाता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स का नेचर कैसा है? दोनों तरह का, वो एक आर्ट भी है, वो एक साइंस भी है। ठीक है ना, हम इस पे अभी आगे चर्चा करेंगे। तो हमने प्लूरल सेंस में कल डिफाइन किया, आज हम बात करेंगे सिंगुलर सेंस में। आज हम ऐसे स्टैटिस्टिशियन की बात करेंगे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित किया है सिंगुलर सेंस में, यानी कि उन्होंने किस बात पर जोर दिया है कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है जो डेटा को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो मेथड डेटा के कलेक्शन से लेकर उसके इंटरप्रिटेशन तक इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, और हम जो आगे पढ़ेंगे ना, वो भी स्टैटिस्टिक्स को हम लोग सिंगुलर सेंस में ही पढ़ेंगे। हम लोग इस मेथड पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित किया गया है। हमने कल एक एस्पेक्ट को देखा, आज हम दूसरे एस्पेक्ट को देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को एक साइंस की तरह देखा जाता है, जबकि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को एक आर्ट की तरह देखा जाता है। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब केवल किससे है? डेटा से, जबकि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्टैटिस्टिकल मेथड से। ये मेथड किससे रिलेटेड है? उसी डेटा से रिलेटेड, कि वो डेटा कलेक्ट कैसे होता है, ऑर्गेनाइज कैसे होता है। हर चीज बहुत जरूरी है, हर चीज साइंटिफिक मैनर में होनी चाहिए, तभी वो डेटा आपके किसी कंक्लूजन तक पहुंचने में आपकी मदद कर पाएगा। ठीक है, क्या है? यह है एक सेकंड इंटरप्रिटेशन, एक दूसरी सोच स्टैटिस्टिक्स को लेकर। एक सोच तो यह है कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा इटसेल्फ, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वही स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन ये सोच कहती है नहीं, उस डेटा को कलेक्ट करने से जुड़े हुए जो जो भी हम मेथड यूज करते हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट of tools and methods used in collection, analysis and interpretation of data। हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं ना, जैसे अब विश्लेषण करने के लिए आपको कोई मेथड की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए एक स्कूल में 50 बच्चों के मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का और स्टैट्स का, दो सब्जेक्ट के मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ? एक ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए। तो हाँ, मैं एवरेज देखना चाहता हूँ कि भाई बच्चों के इकोनॉमिक्स में एवरेज मार्क्स कितने आते हैं और स्टैट्स में एवरेज मार्क्स कितने आते हैं, ताकि मैं उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकूं कि किस सब्जेक्ट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, तो अब इसका एनालिसिस करने के लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा ना। विश्लेषण कैसे करोगे? उसके लिए एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए एक मेथड चाहिए। तो आपको तो कोई डेटा से अगर कुछ एनालाइज भी करना है तो उसके लिए भी मेथड्स की जरूरत है। वो मेथड्स स्टैटिस्टिक्स है। सिंगुलर सेंस यही कहता है कि भाई डेटा से रिलेटेड हम जो भी मेथड्स अप्लाई करते हैं, चाहे उसको कलेक्ट करने से रिलेटेड, उसको प्रेजेंट करने से रिलेटेड, उसको एनालाइज करने से रिलेटेड, उस एनालिसिस के आधार पर किसी कंक्लूजन तक पहुंचने से रिलेटेड, या भविष्य की फोरकास्टिंग करने से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड जो मेथड हम यूज करते हैं वही स्टैटिस्टिक्स है।
यानी कि कुल मिलाकर सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकल मेथड कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं होती, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। Whenever a large amount of observation are collected, जब भी बहुत बड़ी फील्ड ऑफ इंक्वायरी होती है, हमको बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना होता है, तो ऐसे केस में उस डेटा को अरेंज करना, टेबुलेट, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इन सब की आवश्यकता हो जाती है। ठीक है ना। अगर आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको कलेक्ट करने का भी एक तरीका होना चाहिए, उसको कलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज करने का भी एक तरीका होना चाहिए ताकि फालतू का डेटा हट जाए, एडिट हो जाए। ठीक है ना। उसको टेबुलेट करना होगा, एनालाइज करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, तब जाकर आपको आपके काम की जानकारी इस कैटेगरी में स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, इस कैटेगरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अपने आप में एक आइडियल डेफिनेशन मानी जाती है। जैसे प्लूरल सेंस में किसके डेफिनेशन आइडियल मानी जाती है? हॉरेस सेक्रेस्ट की, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के कई फीचर्स को अपने डेफिनेशन में जगह दी। ठीक है ना। यहां पर क्रॉक्सटन और कॉर्डन, इनकी डेफिनेशन सबसे आइडल मानी जाती है। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में डिफाइन किया। कैसे? इन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब कुल मिलाकर ये भी कह रहे हैं कि भाई डेटा न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव डेटा होना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा को तो स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं मान रहा। ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को कहा कि स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है। यानी कि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के 4 स्टेजेस के बारे में बात करी। कहा कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इसी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना, उसके एनालिसिस के बाद उसको इंटरप्रेट करना, यही मेथड स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। यानी कि इनके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा नहीं, स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड। वो मेथड इनसे रिलेटेड होगा। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में 4 स्टेजेस होती हैं: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। हालांकि सिंपलिसिटी के लिए, बातों को और बेहतर समझने के लिए हम इसमें एक स्टेज और ऐड कर देंगे। मगर कभी पूछा जाए कि क्रॉक्सटन कॉर्डन ने अपनी डेफिनेशन में स्टैटिस्टिक्स के कितने स्टेजेस को हाईलाइट किया, तो मैं 4 ही बोलूंगा। वो 4 के नाम भी मुझे याद होने चाहिए भाई: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। उन्होंने अपनी परिभाषा में 4 ही स्टेजेस की बात करी। पर स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, हम इसमें एक स्टेज और ऐड कर देंगे जो इन्होंने अपनी परिभाषा में ऐड नहीं किया, और वो स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी होता है। मान लो आप महीने के शुरुआत में घर का राशन लाते हो, है ना। पूरे थैले भर भर के, 2-3 थैले भर भर के राशन लाए और आपने किचन में रख दिया। उसमें सब कुछ है, पूरे महीने का राशन है वो। अब मान लो कोई मेहमान आ गया और उसके लिए चाय बनानी है, तो आपको पता चल रहा है कि घंटे 2 घंटे लग गए और आपको चाय का सारा सामान ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारा सामान तो है मगर थैले में है। यानी पूरा डेटा तो है मगर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है। जब डेटा ऑर्गेनाइज ही नहीं होगा तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, मगर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है, ताकि हमारा समय बचे। हमको पता चले कि भाई हमारे लिए कौन काम का डेटा है, कौन काम का डेटा नहीं है। ठीक है ना।
तो इसीलिए डेटा का ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। मान लो आप किचन में जो सामान लाए सब आप ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हो कि जब आपको चीनी लेनी होती है तो हाथ वहीं जाता है जहां चीनी रखी है, चाय पत्ती लेनी है तो हाथ वहीं जाता है जहां चाय पत्ती रखी है, क्योंकि आपने किचन में हर चीज को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है। कभी भी कोई चीज खोजनी हो, कुछ चाहिए हो, तुरंत मिल जाती है बिना किसी समय के, देरी के। तो डेटा का भी इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको अननेसेसरली समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो एक स्टेज जिसकी इन्होंने अपने डेफिनेशन में बात नहीं करी, हम उसको भी शामिल करेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स की 5 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मगर फिर मैं बोलूंगा, अगर कभी एग्जाम में क्रॉक्सटन गॉर्डन का नाम आए और बोले कि भाई, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन दे दें और नीचे 4 ऑप्शन दे दें, बोले कि बताओ ये डेफिनेशन किसने दी। तो पहले तो जाहिर सी बात है कि यहां पर तो बात हो रही है मेथड से रिलेटेड, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, है ना। तो ये तो कौन सी परिभाषा है, सिंगुलर सेंस वाली। अब सिंगुलर सेंस वाली परिभाषा में ये परिभाषा क्रॉक्सटन गॉर्डन की है, जिन्होंने केवल 4 ही स्टेजेस के बारे में बात करी। हम लोग 5 उसको कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। तो हाउ एवर वन मोर स्टेज may be added in and that is organization of data। ठीक है। तो अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स के 5 स्टेजेस हैं। ये हमको पता चला जब हमने स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित किया सिंगुलर सेंस में। तो हमें पता चला कि भाई इस सेंस में लोग मानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा नहीं, स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। वो मेथड जो डेटा को कलेक्ट करने से रिलेटेड होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड होता है, उसको प्रेजेंट करने से रिलेटेड होता है, उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि शुरू से लेकर एंड तक 5 स्टेजेस से होकर ये प्रक्रिया गुजरती है, जिसमें सबसे पहला स्टेज आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। आपको मैं बता दूं कि यही 5 स्टेजेस हमको बहुत डिटेल में पढ़नी होती है आगे चल के, यही पढ़ना है हमको आगे चल के। डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के क्या मेथड होते हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के क्या मेथड होते हैं। जो ये 5 स्टेजेस अभी मैं बता रहा हूं ना, इसी का विस्तार रूप आपको आगे चल के पढ़ना है, बट यही चीजें आगे चल के चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो कलेक्शन ऑफ डेटा अभी तो खाली मात्र एक इंट्रोडक्शन है ना, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हम एक एक करके इन चीजों को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा ये सबसे प्राइमरी स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है। ठीक है ना। इन स्टैटिस्टिकल स्टडी, जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डेटा का कलेक्शन करना। ठीक है। ये डेटा बहुत ही केयरफुली कलेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत या इररेलेवेंट डेटा कलेक्ट किया तो बताओ, जिसकी पहली स्टेज ही गड़बड़ हो गई है, उसके आगे कोई भी स्टेज आप परफॉर्म करोगे वो मीनिंगलेस है, वो पैसे और समय की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। अब ये स्टेज में आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डेटा हमें क्यों कलेक्ट करना है, हम क्या जानना चाहते हैं। उसी को दिमाग में रखते हुए हम तय करते हैं अपना फील्ड ऑफ इंक्वायरी, कि हमें कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, कितना डेटा कलेक्ट करना है, पूरा कंप्लीट डेटा कलेक्ट करना है कि सैंपल के माध्यम से डेटा कलेक्ट करना है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर तय करते हैं, और इन करने का एक साइंटिफिक मेथड होता है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चल के पूरा चैप्टर है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ डेटा में जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है? प्राइमरी डेटा जो सबसे पहली बार कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर द्वारा, इन्वेस्टिगेटर वो व्यक्ति है जो डेटा कलेक्ट करता है, उसे हम इन्वेस्टिगेटर कह रहे हैं। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार,
फ्रेश डेटा, वो हो गया आपका प्राइमरी डेटा। और जो डेटा ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है, मैं उस डेटा का केवल फर्दर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसे मिस्टर एक्स ने पहली बार कोई डेटा कलेक्ट किया, तो वो डेटा प्राइमरी डेटा हो गया, क्योंकि मिस्टर एक्स ने ये डेटा पहली बार कलेक्ट किया। अब मिस्टर वाई को भी एक रिसर्च करनी है, और उस रिसर्च में वही डेटा इस्तेमाल होगा जो डेटा मिस्टर एक्स ने कलेक्ट किया था। तो जब मिस्टर एक्स ने डेटा कलेक्ट कर रखा है, तो मैंने वही डेटा का इस्तेमाल कर लिया अपने एनालिसिस में। किसी दूसरे ने जो डेटा कलेक्ट किया है, जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो हम उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। यानी जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, आप उस डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो। अब जैसे मान लो कि मेरे को एक टास्क दिया गया, मेरे को पूछा गया कि भाई विराट कोहली का सिलेक्शन करना है ओडीआई में, उसके ओडीआई के पिछले 10 मैचेस का परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो कि पिछले 10 मैचेस में उसने कितने रन बनाए, उसका एवरेज क्या रहा, हर एक चीज का एनालिसिस मेरे को करने का टास्क दिया गया। अब मैं विराट कोहली के पिछले 10 मैचेस का एनालिसिस करने के लिए मुझे उसके 10 मैचेस का डेटा चाहिए। अब वो डेटा मैं कहाँ से कलेक्ट करूंगा? हो सकता है मैं आईसीसी की वेबसाइट पे चला जाऊं, किसी दूसरी वेबसाइट में चला जाऊं, कोई मैगजीन खोल लूं क्रिकेट से रिलेटेड, जहां पे हर एक क्रिकेटर का डेटा पब्लिश होता है। अगर मैं इस तरह से डेटा उठाकर एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं तो सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर, एक वो डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ऑलरेडी मौजूद है, उस डेटा को आप यूज करोगे तो सेकेंडरी डेटा। जो डेटा मौजूद नहीं है, आप खुद रिसर्च करके वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा पर डिटेल में चर्चा होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड होते हैं, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड होते हैं, इस पे तो हमें डिटेल में चर्चा करनी है। पर यहाँ तो अभी हम लोग डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं, तो उतना डीप नहीं जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई पहला स्टेज होता है डेटा का कलेक्शन। ये डेटा का कलेक्शन सबसे प्राइमरी स्टेप होता है, बहुत केयरफुली होना चाहिए। ये डेटा प्राइमरी सेकेंडरी हो सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। अगर वो डेटा मौजूद है तो उसका इस्तेमाल कर लूंगा सेकेंडरी डेटा। अगर वो डेटा मौजूद नहीं है तो मुझे वो डेटा खुद कलेक्ट करना पड़ेगा। खुद कलेक्ट करोगे तो वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला स्टेज, ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना ये वो स्टेज है जिसको जो क्रॉक्सटन कॉर्डन ने अपनी परिभाषा में जगह नहीं दी। उसने तो 4 स्टेजेस के बारे में बात करी थी, पर हमने कहा कि भाई डेटा को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा आपके समय को, आपके पैसे को, आपके एफिशिएंसी को, समय को, पैसे को बचाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो दूसरा स्टेज आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को पता है ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड भी कितने सारे मेथड्स होते हैं, ये भी हमारा एक चैप्टर है, इसे भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। यानी सिंगुलर सेंस में आप जितने भी स्टेजेस पढ़ रहे हो, जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड की आप बात कर रहे हो, समझ लो इस चैप्टर से बाहर निकलकर हमें वही सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। तो डेटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर आर ऑर्गेनाइज्ड बाय मींस ऑफ एडिटिंग, टेबुलेटिंग, क्लासिफाइंग। भाई आप जब डेटा कलेक्ट करते हो तो रॉ डेटा होता है, उसमें कई सारे डेटा हो सकता है आपके यूज में ना, यूजफुल ना हो आपके लिए, तो आप ऐसे डेटा को एडिट कर दो, उसको क्लासिफाई कर दो, टेबुलेट कर दो, मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। तो किसी टेबल के माध्यम से या फिर किसी भी तरह से उसका एप्लीकेशन, जैसे कि एज के आधार पर, जैसे कि आपका जेंडर के आधार पर, ठीक है ना, जैसे कि आपका लोकेशन के आधार पर। अब जैसे मान लो कि जब भी भारत में सर्वे होता है, जैसे आखिरी सर्वे 2011 में हुआ था, तो सर्वे में क्या होता है, पूरे भारत से रॉ डेटा कलेक्ट होते हैं। हर घर में आते हैं ना सर्वे वाले, और पूरा डेटा लेते हैं कि भाई कितने लोग रहते हैं, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने नौकरी करने वाले हैं, कितने बेरोजगार हैं, पूरा डेटा वो लेकर जाते हैं। ठीक है, और हमें देना पड़ता है क्योंकि सरकारी
आंकड़ा है जो सरकार कलेक्ट करती है भाई, कई सारी चीजों पर वो रिसर्च करने के लिए, कई सारे रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए उसे ये डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ इन्यूमरेशन है, पूरे जनसंख्या का डेटा कलेक्ट होता है, तो इसमें बहुत समय लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, तो ये प्रक्रिया साल साल में नहीं हो सकती, 10-10 साल में प्रक्रिया होती थी। पिछली बार कोरोना की वजह से डिले हो गई और अभी तक कंडक्ट नहीं हुई। तो इसमें क्या होता है, ये सारा डेटा प्राइमरी डेटा है, रॉ डेटा है। अब इस रॉ डेटा को आप अपने हिसाब से अरेंज करते हो कि भाई मुझे जानना है कि यार हमारे मेल फीमेल का क्या रेशियो है भारत में, तो उसके लिए मैं जो भी मैंने डेटा कलेक्ट किया उसका क्लासिफिकेशन करूंगा ना, मेल अलग फीमेल अलग। मैं जानना चाहता हूं कि मैरिड अनमैरिड का क्या रेशियो है, तो उसके लिए मैरिड अनमैरिड का क्लासिफिकेशन करूंगा। मैं जानना चाहता हूं एज ग्रुप के आधार पर कि भाई हमारे भारत में यूथ कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है, तो मैं एज के आधार पर डेटा को क्लासिफाई करूंगा। जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे आपको आपके काम का डेटा नहीं मिल पाएगा। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत जरूरी है। उस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में एडिटिंग, टेबुलेटिंग, क्लासिफाइंग, ये सारी प्रक्रिया आती है और ये सब हमें पढ़ना है भाई। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा हमें यही सब चीजें आगे चल के पढ़नी है। हाँ, ये बात याद रखना कि केवल प्राइमरी डेटा को ही ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्राइमरी डेटा रॉ डेटा होता है, पहली बार कलेक्ट किया गया है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सेकेंडरी डेटा जनरली ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्ट किया गया है। जो डेटा पहले से किसी के द्वारा कलेक्ट किया है तो उसने तो ऑर्गेनाइज कर ही लिया होगा ना, तो दोबारा उसको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेकेंडरी डेटा जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, लेकिन प्राइमरी डेटा रॉ फॉर्म में होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तीसरी स्टेज आती है प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी डेटा आपने ऑर्गेनाइज किया उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, collected and organized data are presented in some systematic way so that statistical analysis become easier। आप जो भी एनालिसिस करते हो उसके लिए डेटा का अगर सही से प्रेजेंटेशन किया जाए तो एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं कह रहा था कि भाई मुझे एक टास्क मिला है कि भाई विराट कोहली का सिलेक्शन होना है, तो उसके पिछले 10 मैचेस का डेटा एनालाइज करो, देखो कि भाई क्या उसका करियर ग्राफ है पिछले 10 मैचेस के आधार पर। तो मैंने इस डेटा कलेक्ट किया, पहले तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज किया, अब मैं उसको प्रेजेंट करूंगा ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं ना कि भाई क्या इसका टीम में सिलेक्शन होना चाहिए, क्या ये बाकी प्लेयर से डिजर्विंग है, नहीं है ना। तो ये मैंने एक तरफ रखा भाई रन्स और एक तरफ रखा मैंने एयर, ये एक तरफ रखा मैंने मैचेस। ठीक है ना, तो पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच, 6, 7, 8, 9, तो इस तरह से मैंने 10 मैच का डेटा कलेक्ट किया। एक मैच में मैंने देखा कि इतने रन, फिर इतने रन, फिर इतने रन, फिर इतने रन, फिर इतने रन, इस तरह से रन बने हैं। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इस तरह से रन बने हैं, पिछले 10 मैचेस का डेटा। फिर मैंने एक एनालिसिस किया कि भाई ओवरऑल देखा जाए, भाई किसी मैच में कम किसी मैच में ज्यादा तो होता ही है, लेकिन ओवरऑल पिछले 10 मैच की प्रोग्रेस देखी जाए तो मुझे एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है, मुझे एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, इसकी परफॉर्मेंस पिछले 10 मैचेस में डाउन नहीं जा रही, ऊपर ही जा रही। कभी कम कभी ज्यादा तो होता ही रहता है, पर फिर भी ओवरऑल पिछले 10 मैचेस में इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी है, एवरेज अच्छा है, एवरेज अच्छा है, ग्रोथ देख रहे हैं। इसी तरह से अगर मान लो आप चलते रहे, अगर ये इसी तरह से रन मारता रहा तो मुझे उम्मीद है अगले मैच में शायद ही इतना रन मार देगा, इतना रन मार देगा। यानी कि आप इस टेक्निक से फोरकास्टिंग भी कर सकते हो कि भाई यही अगर इसका ग्रोथ रेट रहा तो आने वाले मैचेस की हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि यार आने वाले मैचेस में ये अच्छा स्कोर कर सकता है।
यानी कि ये हमारे टीम को एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, इसका तो टीम में सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने देखो मेरे लिए एनालिसिस कितना आसान हो गया कि विराट कोहली का टीम में सिलेक्शन होना चाहिए। मैं एनालिसिस कर पाया, मैं इंटरप्रिटेशन कर पाया, मैं फोरकास्टिंग भी कर पाया। किस वजह से? क्योंकि मैंने उसका अच्छे से प्रेजेंटेशन किया। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन था वो ग्राफिकल फॉर्म में था। आप प्रेजेंटेशन को टेबुलर फॉर्म में भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला मैचेस और रन्स स्कोर्ड। तो ये मैच नंबर ऑफ मैचेस हैं और ये इतने उसने हर मैच में रन मारे हैं। तो आप इस तरह से जब प्रेजेंट करोगे तो इसका एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार एवरेज कितना है इसका, तो जब मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट किया होगा तो इसका एवरेज निकालना आसान नहीं हो जाएगा। मैंने बकायदा एक टेबल बना रखी है जिसमें 10 मैच में उसने कितना कितना रन मारा है पूरा सजा के दे रखा है। तो उस पर कोई भी मेथड लगाकर आप एवरेज निकाल लो, मीन से, मीडियन से, मोड से, जिस मेथड टेक्निक से भी आपको एवरेज निकालना है निकाल लो। यानी जब डेटा को आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो उसका एनालिसिस बिकम्स इजियर। ठीक है ना? अब वो प्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकती है, टेबुलर फॉर्मेट में हो सकती है, ग्राफिकल वे में हो सकती है ना? अब ये भी हमारा एक चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में काफी सवाल प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसका भी पूरा मेथड हमको स्टडी करना है। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट। इसके मतलब ये सब चैप्टर है भाई, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, ये सब हम आगे चल के पढ़ना है इन्हीं स्टेजेस को डिटेल में। इसके बाद अगली स्टेज क्या आती है? अभी तक हमने 3 स्टेजेस की बात करी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। जब आप डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो उसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है, विश्लेषण करना आसान हो जाता है। याद रखना, प्रेजेंटेड डेटा का एनालिसिस करने के लिए हमें कई सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ते हैं और ये सब हमारे कोर्स में है, हमको ये सब पढ़ने हैं। अब जो भी डेटा आपने प्रेजेंट किया है उसका एनालिसिस करने के लिए हमको स्टैटिस्टिकल टूल या टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है। याद रखना, ये डिपेंड करता है कि आप क्या एनालिसिस करना चाहते हो, उसके आधार पर आप जो भी रिलेटेड टेक्निक्स आपके पास मौजूद है आप उसका इस्तेमाल करते हो। टू एनालाइज द प्रेजेंटेड डेटा वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टूल। अब कौन कौन से टूल्स हैं? एवरेज निकालना है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। अब मीन, मीडियन, मोड आपको बहुत आसान, मीन कितना आसान टॉपिक लगता होगा, लेकिन जब हम मीन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मीन एक आसान से लगने वाले टॉपिक में भी कितनी बातें थी जो हमको नहीं पता थी। ठीक है? क्योंकि अब हम इसको थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच से पढ़ेंगे ना। इसी तरह से पार्टीशन वैल्यूज एक टेक्निक है, डिस्पर्जन एक टेक्निक है, स्क्यूनेस एक टेक्निक है, कोरिलेशन एक टेक्निक है, रिग्रेशन एक टेक्निक है। हर टेक्निक का इस्तेमाल किसी ना किसी एनालिसिस के लिए होता है। जैसे दो वेरिएबल्स में क्या संबंध है, उसके लिए हम कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे एक वेरिएबल का पता हो तो दूसरे वेरिएबल का फोरकास्टिंग करना, इसके लिए हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। टाइम सीरीज हो गया, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका सैम्पलिंग थ्योरी, है ना? या आपका काई स्क्वायर आ गया आपका। बहुत सारे हैं यार, ऐसे कितने सारे स्टैटिस्टिकल मेथड हैं। आपको ये सब पढ़ने भी नहीं है, आपको सिर्फ उतने पढ़ने हैं जितने कोर्स में है। हमारे कोर्स में क्या क्या है?
अब हमारे कोर्स में क्या क्या है ध्यान देना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये तो है। इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सब पढ़ना है, सारा हार्मोनिक मीन तक सारी चीजें पढ़ने के लिए कही गई हैं। डिस्पर्जन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पार्टीशन वैल्यूज भी है, डिस्पर्जन है, स्क्यूनेस है, ठीक है ना। ये तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ना। आपका कोरिलेशन भी है। अच्छा, केवल सिंपल कोरिलेशन पढ़ने के लिए कहा है, मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ने के लिए नहीं कहा है। कोरिलेशन भी दो प्रकार के होते हैं, तो सिंपल कोरिलेशन पढ़ने के लिए कहा है। रिग्रेशन कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोर्स में नहीं है वहां से सवाल आने का चांस ही नहीं है। इसके बाद ये जो स्कैटर डायग्राम है ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इंडेक्स नंबर है हमारे कोर्स में। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यानी इंटरपोलेशन है, एक्सट्रापोलेशन नहीं है, एट्रीब्यूट्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, सैम्पलिंग थ्योरी है, ये नहीं है, बाकी कुछ नहीं। यानी आपको अल्टीमेटली क्या क्या पढ़ना है। थ्योरेटिकल वाले पोर्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली मेथड की बात कर रहा हूं। थ्योरी में तो वो सब पढ़ना है आपको, कलेक्शन से लेकर प्रेजेंटेशन से लेकर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर वो सारी चीजें तो आपको पढ़नी है। उसके अलावा एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल होता है, तो मेथड में आपका ये है 2 3 4 5 6 7, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है। बाकी जो चीजें हैं ये सब हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, कोर्स का हिस्सा नहीं है तो यानी पूछी भी नहीं जाएंगी। हाँ, वो जो एएसओ वाला पेपर हुआ था उसमें ये सब कोर्स में था, उसमें ये सारी चीजें कोर्स में थी, तो उसमें मतलब स्टैटिस्टिक्स को एकदम पूरे डिटेल में पढ़ना था। यहाँ पर आ, थोड़ा कम चीजें पढ़ने के लिए कही गई हैं, सिलेबस को थोड़ा कट डाउन किया गया है। तो भाई जितना है उतना हमको पढ़ना है और इतने ढंग से पढ़ना है कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ अगर एग्जाम में कोई सवाल आए तो मेरे से कोई गलती ना होने पाए। और आपने नोटिस किया होगा कि भाई न्यूमेरिकल उतना परेशान नहीं करते हैं, परेशान करती हैं उसकी टेक्निकल पॉइंट्स, ठीक है ना। यानी जब आप चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, समझनी पड़ेंगी, तब जाकर वो एग्जाम में काम आएंगी। तो ये सब तो पढ़ना ही है आपको, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके अलावा ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड भी पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल मेथड भी एक स्टेज है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है ना। इसके बाद अगला स्टेज क्या आता है, अगला स्टेज है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी कि जब भी आप डेटा का एनालिसिस कर लेते हो तो एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन करना होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपने एनालाइज किया उसके आधार पर किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, किसी निर्णय तक पहुंचना, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो मैंने आपको 2 प्लेयर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा पिछले 10 मैच का। आपने दोनों प्लेयर्स का पिछले 10 मैच का डेटा कलेक्ट किया, उसको आपने टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज किया। फिर आपने एक स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया उसका एनालिसिस करने के लिए, क्या लगाया, एवरेज, ठीक है ना। आपने दोनों प्लेयर का एवरेज निकाला पिछले 10 मैच का, माना इसका एवरेज 50 आया, इसका एवरेज 40 आया। तो इसके आधार पर आपने कहा कि यार ये पहला वाला बैट्समैन का एवरेज अच्छा है, यानी कि इस व्यक्ति का सिलेक्शन होना चाहिए, इसका सिलेक्शन अभी नहीं करते, बाद में देखेंगे। तो इसका सिलेक्शन हो गया। यानी कि जो भी आपने एनालिसिस किया स्टैटिस्टिकल टूल और टेक्निक को अप्लाई करके, उसके आधार पर आप इंटरप्रिटेशन करते हो। इंटरप्रिटेशन करते हो किसका, एनालाइज्ड डेटा, और किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हो, किसी निर्णय तक पहुंचते हो। और मेरा निर्णय क्या है कि प्लेयर 1 शुड बी सेलेक्टेड इन द टीम 11, ठीक है ना। हालांकि इंटरप्रिटेशन के बाद हम एक स्टेज को और ऐड कर सकते हैं, मतलब समझ लो ये है एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन, ये है एक्सटेंशन किसका? स्टेज 6 का। ये स्टेज 6 है फोरकास्टिंग। आप स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से फोरकास्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसी फोरकास्टिंग, इसी स्टेज 6 में आपका बहुत सारे जो एस्टिमेशन, जैसे मान लो कि अगर मैंने आपको भी एक ग्राफ बनाकर दिखाया था ना, यहाँ पर मैंने विराट कोहली का डेटा कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया, फिर मैंने एक मेथड निकालकर उसका एवरेज निकाला। अब इस एवरेज के आधार पर मैं देख रहा हूं कि यार अगर इसी तरह से परफॉर्म करता रहा तो आने वाले 4 साल में इसका ग्राफ यहां तक पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि अगले मैच में ये इतना रन मारेगा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स आपको सक्षम बनाता है कि जो डेटा आपने एनालाइज किया है, जिस डेटा तक आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचे हो, उस कंक्लूजन के आधार पर आप फर्दर फोरकास्टिंग भी कर सकते हो। आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि अगर डेटा आज ये कहता है तो भविष्य में क्या कहेगा, भविष्य में ये डेटा कैसा होगा। अगर पॉपुलेशन आज इतनी है तो भविष्य में कितनी होगी, ग्रोथ रेट आज इतनी है तो भविष्य में कितनी होगी, मेरा जीडीपी आज इतना है तो भविष्य में कितना होगा। ये फोरकास्टिंग भी पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। हालांकि इसकी स्पेसिफिकली बात तो नहीं की गई है, मगर हमने ये एक एक्सटेंशन कर दिया, एक स्टेज हमने और ऐड कर दिया, फोरकास्टिंग। यानी अल्टीमेटली अब मैं आपसे बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में किस तरह से देखा जा रहा है? स्टैटिस्टिकल मेथड के रूप में देखा जा रहा है। स्टैटिस्टिकल मेथड जो डेटा से रिलेटेड है। इस स्टैटिस्टिकल मेथड में 6 स्टेजेस होते हैं जो डेटा से रिलेटेड होते हैं। वो 6 स्टेजेस हो गए: डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना, उसका एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, और उस इंटरप्रिटेशन के आधार पर उसकी फोरकास्टिंग करना। ये 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस की हमने बात करी। और इसी को हम क्या कहते हैं? ये 6 स्टेजेस ही क्या है? यही स्टैटिस्टिकल मेथड जो डेटा से रिलेटेड है, इसी को स्टैटिस्टिक्स कहा गया है सिंगुलर सेंस में। हालांकि जिस डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, क्रॉक्सटन और कॉर्डन की, उसने अपनी परिभाषा में केवल 4 स्टेजेस की बात करी थी: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। वो तो हमने समझने के लिए एक स्टेज ऑर्गेनाइजेशन और ऐड कर दिया कलेक्शन और प्रेजेंटेशन के बीच में। और हमने ये देखा कि भाई स्टैटिस्टिक्स आपको इस स्टेज तक पहुंचा देता है कि आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हो। वो डेटा को इतना सक्षम बना देता है, इतना केपेबल बना देता है कि आप उस डेटा के आधार पर फर्दर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें एक स्टेज और एक्सटेंड कर दिया। यानी सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना है तो ये 6 स्टेजेस याद रखो। कोई पूछेगा कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है, तो मैं बोलूंगा सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मींस collection of data, organization of data, presentation of data, analysis, interpretation and forecasting of data। यही है आपका स्टैटिस्टिक्स। जबकि प्लूरल सेंस में इतना डीप नहीं गए। प्लूरल सेंस में जो भी डेटा होता है उसी को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। डेटा इटसेल्फ इज स्टैटिस्टिक्स। ये प्लूरल सेंस हो गया, ये पुराना परिभाषा हो गया, ये थोड़ी नई सोच हो गई। ठीक है, क्या आपको ये क्रॉक्सटन और कॉर्डन की परिभाषा समझ में आई कि स्टैटिस्टिक्स क्या है सिंगुलर सेंस में? जिसमें उसने 4 स्टेजेस की बातें करी, पर हमने समझते समझते इसको 6 स्टेजेस में कन्वर्ट कर दिया। पर जैसा मैंने आपको बताया कि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि क्रॉक्सटन कॉर्डन ने अपनी परिभाषा में कितने स्टेजेस पर बात करी, तो 4 ही बोलनी है। ठीक है ना। समझने के लिए हमने देखा कि भाई 6 स्टेजेस से होकर गुजरता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना। ये सारी स्टेजेस डेटा से रिलेटेड हैं, जिसमें उसके कलेक्शन से लेकर फोरकास्टिंग तक की हमने बात करी। हालांकि इन्हीं चीजों को फर्दर स्टेज में बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब आगे चल के हम यही पढ़ेंगे कि भाई कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड क्या क्या मेथड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है,
किस तरह से हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल हैं डेटा को एनालाइज करने के, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, पार्टीशन वैल्यू क्या है, डिस्पर्जन क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कोरिलेशन क्या है, ये सब चीजें कब और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, इनके क्या टेक्निक्स होते हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। याद रखना, हमको फोरकास्टिंग वाले लेवल पर नहीं जाना है, क्योंकि फोरकास्टिंग वाला लेवल थोड़ा सा एडवांस स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हो गया। हमको थोड़ा बेसिक तक ही रुकना है अपने सिलेबस के दायरे में रहते हुए। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस को और भी कई सारे स्टैटिस्टिशियन ने डिफाइन किया है, जैसे बाउले ने भी डिफाइन किया। बाउले क्या कहता है, सिंगुलर सेंस में जब वो स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है तो क्या कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। अब ये वाली डेफिनेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं, पता है एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है ये कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग किसने कहा था। अब ये डेफिनेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, statistics is the science of counting. However, we know that if the population का मतलब यहां पर प्यूपल से नहीं, पॉपुलेशन का मतलब डेटा से, ठीक है ना। पॉपुलेशन इज लार्ज, वी डू नॉट काउंट बट ऑब्टेन एस्टिमेट्स। अब बाउले की डेफिनेशन को थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, डेटा को काउंट करने का जो साइंस होता है ना, मेथड होता है, वही स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन इसकी डेफिनेशन में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि भैया डेटा हमेशा काउंटेबल नहीं होते हैं, बहुत सारे डेटा तो काउंट ही नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। जैसे कि डॉक्टर जब हमारे ब्लड की रिसर्च करता है तो पूरा ब्लड थोड़ी निकालता है, सैंपल ही तो लेता है। बहुत बार डेटा इतना बड़ा होता है, बहुत हमारी फील्ड ऑफ इंक्वायरी इतनी ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ऑफ डेटा इतना ज्यादा होता है कि उसको काउंट कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि हमारे सर के बाल इतने ज्यादा हैं कि उसको काउंट कर पाना संभव नहीं, ठीक है ना। तो अगर मेरा डीएनए का टेस्ट लेना हो तो क्या मेरे सर के सारे बाल निकाल लिए जाएंगे? नहीं, फिर तो एक सैंपल के आधार पर ही काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट डेटा कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है। चांद तारे, वो आपके आसमान में कितने तारे हैं, ये काउंटेबल तो नहीं है। है कुछ कुछ पीड़ित लोगों का मैसेज आया, आज जैसे एज जैसे बढ़ रही है कम होते जा रहे हैं। हाँ चलो, कुछ टाइम बाद ये परिभाषा काम आ जाएगी आपके, मतलब डेटा काउंटेबल हो जाएंगे, फिलहाल तो नहीं है, ठीक है ना। जब सर में एक दो बाल बचेंगे तब ये आप पर लागू हो सकता है, परंतु ओवरऑल नहीं। तो कुल मिलाकर, तुम तो इतने स्मार्ट हो यार, तुम क्यों डर रहे हो अभी? तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस ऑफ काउंटिंग है, यानी कि ये सिर्फ उन्हीं डेटा को स्टैटिस्टिक्स मान रहे हैं जो काउंटेबल है, जबकि बहुत सारे डेटा काउंटेबल नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा काम सैंपल के आधार पर होता है, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा होता है कि उसे काउंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाउले की डेफिनेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ठीक है। ये कमी है बाउले की डेफिनेशन में सबसे बड़ी।
इसके बाद हम अब अगली डेफिनेशन पर आए तो फिर से बाउले एक बार फिर से स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। स्टैटिस्टिक्स को ये क्या कह रहे हैं? साइंस ऑफ एवरेज, यानी एवरेज निकालने का जो साइंस है, मेथड है, वही स्टैटिस्टिक्स है। ये परिभाषा भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्यों? दिस डेफिनेशन कवर्स ओनली वन एस्पेक्ट। केवल एक ही एस्पेक्ट को आप कवर कर रहे हो, दैट इज मेजर ऑफ एवरेज, बट बिसाइड्स दिस देयर आर other measures used to describe a given data। यानी कि इस मेथड में, इस डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस ऑफ एवरेज है, यानी एवरेज निकालने के साइंस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन सिर्फ एवरेज निकालना ही थोड़ी होता है स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में हम कोरिलेशन भी निकालते हैं, रिग्रेशन भी, इंडेक्स नंबर भी, टाइम सीरीज भी, प्रोबेबिलिटी भी, कितने सारे टूल्स टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। खाली एवरेज निकालना यही स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित थोड़ी करता है। यानी बाउले कह रहा है कि साइंस ऑफ एवरेज, एवरेज निकालने का जो मेथड होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड, वही स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि इनकी परिभाषा में एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, साइंस। साइंस, तो इतना तो एकदम दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये प्लूरल सेंस तो नहीं हो सकता, ये सिंगुलर सेंस में परिभाषित कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को। क्योंकि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को एक आर्ट कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकल मेथड से देखा जा रहा है, साइंस कंसीडर किया जा रहा है। वो साइंस जो डेटा से जुड़े हुए मेथड्स की स्टडी करता है, डेटा के कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। तो जब भी डेफिनेशन में एक शब्द का इस्तेमाल हो, साइंस, साइंस, तो इतना तो एकदम तुरंत समझ जाओ कि ये डेफिनेशन सिंगुलर सेंस वाली कैटेगरी की है, प्लूरल सेंस में नहीं दी गई है। ठीक है ना? जब भी डेफिनेशन में आर्ट का इस्तेमाल करे या साइंस शब्द का इस्तेमाल ना करे, तुरंत भांप लेना ये प्लूरल सेंस वाली डेफिनेशन है, ये उस कैटेगरी वाली डेफिनेशन है। ठीक है ना? तो आप देखोगे इस कैटेगरी में जो भी स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस है। एक साइंस है क्या? एवरेज निकालने का। एक साइंस है क्या? डेटा काउंट करने का। ठीक है ना? एक साइंस है क्या? एस्टिमेट और प्रोबेबिलिटीज का। भाई एस्टिमेट्स, प्रोबेबिलिटीज निकालना, एस्टिमेशन करना, इस साइंस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हालांकि बॉडिंगटन की भी ये परिभाषा संपूर्ण नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में केवल प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशन ही थोड़ी होता है। स्टैटिस्टिक्स में तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बात इन्होंने अपनी परिभाषा में नहीं करी। तो ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है। तो ऑल्दो use of estimates and probability have become popular in modern science या modern statistics, but there are other techniques as well which are
ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि भाई बॉडिंगटन केवल ये बोल रहे हैं कि भाई जो साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज है वही स्टैटिस्टिक्स है। हालांकि एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम जानते हैं कि आज की डेट में सारा काम है सैंपल से होता है, कंप्लीट डेटा कोई कलेक्ट नहीं करता है। और सैंपल से जब भी डेटा कलेक्ट होगा तो भाई एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स केवल एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटी तक ही सीमित नहीं है, उसमें और भी कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें टाइम सीरीज है, उसमें एवरेज है, उसमें कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, कितनी सारी टेक्निक्स हैं, उसकी बात इन्होंने नहीं करी। तो ये सारी परिभाषाएं सीमित हैं, मतलब संकुचित हैं, उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है जितना ज्यादा एक्सप्रेसिव क्रॉक्सटन और कॉर्डन की डेफिनेशन है। क्योंकि क्रॉक्सटन और कॉर्डन ने जब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, जिसमें 4 स्टेजेस शामिल होती हैं डेटा से रिलेटेड। वो 4 स्टेजेस हैं कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हालांकि हमने समझने के लिए उन 4 को पहले 5 में कन्वर्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने ऐड कर दिया, और एंड तक जाते जाते हमने कहा कि भाई फोरकास्टिंग भी तो हो सकती है, तो ये भी एक स्टेज है। ठीक है ना, हमने अल्टीमेटली 6 स्टेजेस पर चर्चा करी। यहां तक अगर डेफिनेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ, अगर डेफिनेशन वाले सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है तो हैंड रेज करो। हमने प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया कि किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग स्टैटिस्टिशियन ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है। ओवरऑल ये बात याद रखना जो मैंने अभी बताई आप क्लास शुरू होने से पहले कि भाई स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डेटा इटसेल्फ, जो डेटा है वही स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन सिंगुलर सेंस में जो मेथड टू स्टडी दैट डेटा है, उस डेटा को स्टडी करने के लिए हम जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं उस स्टैटिस्टिकल मेथड को सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। यानी कि प्लूरल सेंस में डेटा स्टैटिस्टिक्स है तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड स्टैटिस्टिक्स है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को एक आर्ट की तरह कंसीडर किया जाता है तो सिंगुलर सेंस में एक साइंस की तरह कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। सिंपल सा है, यहां से एग्जाम में क्या बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये सवाल अगर एग्जाम में कभी आ जाए तो मैं तो उसको न्यूट्रल सवाल मानूंगा, क्योंकि ये तो सवाल सभी सही जवाब देंगे। यहाँ से क्या सवाल आएगा कि भाई स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या होता है, साइंस, आर्ट, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है बोथ ही होगा। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस की तरह भी है, एक आर्ट की तरह भी है। मैंने आपको बताया कि भाई जब हम सिंगुलर सेंस में देखते हैं तो ये साइंस की तरह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटाइज्ड स्टडी होती है। सिस्टमेटाइज्ड स्टडी का मतलब होता है कि भैया पहले डेटा कलेक्ट होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, फिर प्रेजेंटेशन हो। सिस्टमेटाइज्ड स्टडी का मतलब कि जो एक ऑर्डर में होती है। आप डेटा को ऑर्गेनाइज पहले कर लोगे और कलेक्ट बाद में करोगे, ऐसा हो सकता है क्या? प्रेजेंटेशन पहले हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन बाद में हो, ऐसा हो सकता है क्या? एनालिसिस पहले कर लो, प्रेजेंटेशन बाद में करो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये एक सिस्टमेटाइज्ड स्टडी है जिसमें आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। कोई भी स्टडी साइंस में आप देखोगे एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी की जाती है। स्टैटिस्टिक्स में भी एक सिस्टमेटाइज्ड स्टडी होती है। पहले डेटा कलेक्ट होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, फिर प्रेजेंट होता है, फिर एनालाइज उसको किया जाता है। इस तरह से चलता है। जिस तरह से साइंस कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशन पर बेस्ड होता है, स्टैटिस्टिक्स भी कॉज और इफेक्ट वाले रिलेशन पर बेस्ड होता है। आप देख लो, हम स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशन ही तो है कि अगर प्राइस इतना तो डिमांड कितना। प्राइस और डिमांड में कोरिलेशन निकालो, हाइट और वेट में कोरिलेशन निकालो। तो कोई भी डेटा कोरिलेशन, किसी भी दो डेटा के बीच में कोरिलेशन तभी तो निकलेगा जब उनमें कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होगा। तो साइंस की तरह स्टैटिस्टिक्स में भी कॉज और इफेक्ट वाले रिलेशनशिप पर काम किया जाता है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यहां पर भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। साइंस में मेजरमेंट करने के लिए रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी होते हैं। साइंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर जगह माना जाता है। तो स्टैटिस्टिकल के रूल्स और मेथड्स को भी हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। जो तरीका यहाँ इंडिया में है
एवरेज निकालने का वही तरीका हर जगह है एवरेज निकालने का, इसके रूल्स और मेथड्स भी यूनिवर्सल है। तो जब हर तरह से ये साइंस से रिलेटेड है तो क्यों ना हम इसको साइंस कंसीडर करें। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस भी है ना। अगर स्टैटिस्टिक्स को एक साइंस की तरह देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड। लेकिन स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दो रिसर्चर को चुनता हूं, एक रिसर्चर का नाम है ए और एक रिसर्चर का नाम है बी। इसको एक विलेज में भेजता हूं, उस विलेज में जो फैमिलीज रहती हैं उनकी इनकम का डेटा कलेक्ट करना है, या उन 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 विलेजर्स से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। अब ये दो, एक विलेज में मैं भेजता हूं मिस्टर ए को, एक विलेज में मैं भेजता हूं मिस्टर बी को। अब ये डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, प्राइमरी डेटा। तो भाई ये भी वही मेथड अप्लाई कर रहा है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, ये भी वही मेथड अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। ये हर एक बंदे से जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाबों को लिख रहे हैं, इस तरह से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। यानी मेथड तो दोनों एक ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति थोड़ा ज्यादा स्किलफुल है, एक व्यक्ति थोड़ा कम स्किलफुल है। एक व्यक्ति देख रहा है कि यार सामने वाले से मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, मैं उससे कैसे बात करूं, क्या बोलूं, क्या पूछूं कि वो मेरे को ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे। एक व्यक्ति में ये प्रतिभा है, दूसरे में ये प्रतिभा नहीं है। एक व्यक्ति घर में जब जाता है तो वहां की कंडीशंस को ऑब्जर्व करता है, यार यहाँ पर लोग थोड़े गुस्से में हैं, कम बात करते हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, यहाँ से डेटा कलेक्ट करना मुश्किल होगा, तो वो उसके हिसाब से सवालों का चुनाव करता है। ऐसे सवाल पूछता है कि भाई दूसरे की भावनाएं हर्ट ना हो जाएं, दूसरा व्यक्ति क्रोधित ना हो जाए, धक्का मार के भगा ना दे। लेकिन दूसरा व्यक्ति, उसमें ये सारी स्किल्स नहीं है, उसका ऑब्जर्वेशन लेवल कम है, उसका जजमेंट बुरा है ना। यानी कि डेटा कलेक्ट करने का मेथड तो दोनों ही सेम अप्लाई कर रहे हैं, पर कौन अच्छा डेटा कलेक्ट कर रहा है, कौन खराब डेटा कलेक्ट कर रहा है, ये तो उनकी स्किल पर निर्भर करता है, उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर निर्भर करता है, जो कि वेरी करता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। मैं भी वही किताब पढ़ रहा हूं, आप भी वही किताब पढ़ रहे हैं, मैं पास हो जा रहा हूं, आप फेल हो जा रहे हैं। तो क्या ऐसी वजह रही भाई, हमने पढ़ा तो दोनों ने सेम, तो मैं पास तुम फेल क्यों हो गए। तो मेरा इम्प्लीकेशन अच्छा रहा, मैंने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट अच्छा किया, आपने नहीं किया। अब ये इंप्लीमेंटेशन कोई साइंस तो नहीं है, ये तो एक इनर क्वालिटी है, ये तो एक प्रतिभा है, ये तो एक स्किल है जो मेरे में अच्छी है, आप में नहीं है, या आप में अच्छी है, मेरे में नहीं है। यानी कि ये भी मैटर करता है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वो डेटा कितना एक्यूरेट डेटा है, कितना रेलेवेंट डेटा है, ये आपकी स्किल्स पर निर्भर करता है। जिसकी स्किल्स अच्छी होगी वो बेहतर डेटा कलेक्ट करके लाएगा, जिसकी स्किल्स अच्छी नहीं होगी वो, उस डेटा में खूब सारे एरर होंगे, खूब सारे एरर होंगे तो उसका फर्दर एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होगा, किसी सही कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। इस सेंस में देखा जाए तो हाँ भाई, डेटा एक आर्ट भी है। हमने पढ़ा था कि भाई सिंगुलर सेंस में डेटा को स्टैटिस्टिक्स माना जाता है और उसको एक कला मानी जाती है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना, इसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करना होता है, अपनी ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करना होता है, अपनी पर्सनल जजमेंट को अप्लाई करना होता है, तब जाकर आप डेटा कलेक्ट कर पाते हो सही। खाली सही मेथड लगा देने से सही डेटा कलेक्ट हो जाएगा जरूरी नहीं है, उस मेथड का सही इम्प्लीमेंटेशन भी करना होता है, जिसके लिए आप में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना आपको आना चाहिए, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इन चीजों का भी इस्तेमाल होता है डेटा को कलेक्ट करने में, इसीलिए डेटा को एक आर्ट भी कंसीडर किया जाता है। तो डेटा एक आर्ट भी है, स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है, एक साइंस, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर ने ये वाला सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एग्जाम में पता है सवाल कैसे पूछा जाता है, ये तो पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि हर 100 में से 99 बच्चा सही जवाब दे देगा कि भाई स्टैटिस्टिक्स इज ऑप्शन है, साइंस इज एन आर्ट, बोथ नन ऑफ दी अबव। हम सब जानते हैं कि भाई सारे बच्चे बोथ ही करेंगे, सबको मालूम होगा, पर यही सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछूं तो सवाल देखो,
अगर मैं आपसे पूछूं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस इज कंसीडर्ड एज a science, an art, both, none of the above। तो अब ये सवाल का जवाब वही दे पाएंगे जिन्होंने थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा। अब सवाल इतना सीधे थोड़ी पूछेगा कि भाई ये तो सबको पता है, भाई साइंस भी है आर्ट भी है, मगर सिंगुलर सेंस में क्या है। तो अब मुझे मालूम होना चाहिए, हाँ यार सिंगुलर सेंस में तो ये साइंस है, प्लूरल सेंस में तो ये आर्ट है। इस तरह से सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। मुझे नहीं लगता ऐसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑप्शन ए साइंस आर्ट बोथ नन ऑफ द अबव। ये तो थोड़ा साधारण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं है। हाँ, कुछ बातें और लिखवा देता हूँ। नोट, statistics is not a pure science। स्टैटिस्टिक्स एक प्योर साइंस नहीं। प्योर साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये एक प्योर साइंस नहीं है भाई। ठीक है ना, ये साइंस है, लेकिन बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इट कॉल्ड द साइंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में साइंस नहीं मानी जानी चाहिए। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है ना, वो अपने आप में कोई साइंस नहीं है। हाँ, ये एक साइंटिफिक मेथड जरूर है, क्योंकि हम यहां पर भी साइंस की तरह एक सिस्टमेटाइज्ड स्टडी का इस्तेमाल करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी हम यूनिवर्सल रूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। हर वो चीज जो साइंस में होती है स्टैटिस्टिक्स में भी होती है, पर इसको एक साइंस की, प्योर साइंस की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये बस एक साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड की तरह देखा जाना चाहिए। साइंस ऑफ क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। ठीक है ना। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में ऐसे कई सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स को एक साइंस की तरह कंसीडर किया जाता है। इसीलिए इसको साइंस ऑफ साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। ये एक प्योर साइंस नहीं है। ठीक है ना, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह। यहां पर एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉक्सटन और कॉर्डन का ही कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन, क्या कहते हैं ये, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स साइंस नहीं है, इट इज अ साइंटिफिक साइंटिफिक मेथड। ये एक साइंटिफिक मेथड है। क्रॉक्सटन कॉर्डन वही जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकल मेथड बताया और कहा कि इसमें 4 स्टेजेस होती है। तो ये कहते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स एक साइंस नहीं, एक साइंटिफिक मेथड है।
मतलब कुल मिलाकर ये यही कहना चाहते हैं कि भई ये प्योर साइंस नहीं है फिजिक्स की तरह, ये साइंटिफिक मेथड है, ठीक है ना? इसमें हम कई तरह के साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को केवल एक आर्ट ना समझा जाए, उसको एक साइंस भी समझा जाए, ठीक है ना? Hence, ओवरऑल रिजल्ट ये रहा कि स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल नेचर ये है कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो ओवरऑल स्टेटमेंट ये है कि भाई ये एक साइंस भी है, ये एक आर्ट भी है। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि वे जब एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे तो इस तरह के सवाल पूछे जाए, सीधा सीधा बहुत कम पूछा जाएगा। सिंगुलर सेंस में क्या है, प्लूरल सेंस में क्या है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हैंड रेस करो। ये हमने बात करी नेचर की, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स समाप्त, इतना ही है इसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की हम बात करेंगे, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी हम पढ़ रहे हैं इस लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां होगा, जब हम सैंपलिंग थ्योरी पढ़ेंगे। और सैंपलिंग थ्योरी हमारे कोर्स में है, हमें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा रहा हूं, पर इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका रेफरेंस मैं कई बार लूंगा। कई ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहां पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कुछ दो इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े थे। क्या आपको याद है कि वो दो इंपॉर्टेंट लॉज क्या हैं? अगर याद होगी बात तो हम आगे बढ़ सकते हैं बड़े आराम से। तो ये जो मैं दो लॉ पढ़ा रहा हूं आपको, इसका रेफरेंस हम लेते रहेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, खास करके जब भी हम बात करेंगे सैंपलिंग की। और मैं आपको बता दूं कि मोर देन 90% स्टैटिस्टिक्स का काम सैंपलिंग के आधार पर ही चलता है। अब ये लॉ क्या है? पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आगे भी बहुत इस्तेमाल होगा। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, two important laws of statistics on which the whole theory of sampling is based। अब सैंपलिंग ऑफ थ्योरी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये लॉ का रेफरेंस हम वहां पर भी लेंगे। अभी पढ़ा दूंगा तो दोबारा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, खाली याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ हमने ये इंट्रोडक्शन वाले पीडीएफ में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो कि थ्योरी ऑफ सैंपलिंग से रिलेटेड है, मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि जो थ्योरी ऑफ सैंपलिंग पूरी तरह से इसी लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड। तो दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमको याद रखने होते हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ये क्या है, मैं आपको ना साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लो कि ये है मेरा पूरा पॉपुलेशन, बहुत लार्ज फील्ड ऑफ इंक्वायरी है, यहां पर बहुत सारे डेटा है जिसका प्रोसेस ऑफ इन्यूमरेशन से कलेक्शन इम्पॉसिबल है, जिसका कंप्लीट कलेक्शन इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत सारा डेटा है मेरे पास और मुझे इस डेटा में से, मान लो कि मेरे पास लाखों में करोड़ों में डेटा है, ठीक है? तो इतना सारा डेटा कलेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। लगभग लगभग अगर आप कलेक्ट करने की सोचोगे भी तो सोचो कितना समय कितना पैसा खर्च होगा। और मान लो कोई रिसर्च आपको करनी है, किसी कोई नतीजा कोई कंक्लूजन आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से एक सैंपल उठाओगे। जब भी हम पॉपुलेशन में से सैंपल उठाते हैं एट रैंडम, कि भाई मैंने एट रैंडम, जैसे पूरे पॉपुलेशन में से एट रैंडम ये वाला सैंपल उठा दिया। अब इस सैंपल को आप स्टडी करते हो, इस सैंपल को स्टडी करके आप किसी
कंक्लूजन तक पहुंचते हो, किसी रिजल्ट तक पहुंचते हो, और आप एज्यूम करते हो कि जो रिजल्ट इस सैंपल में दिखाई दे रहा है वही रिजल्ट इस पॉपुलेशन में भी दिखाई देगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, माना कि ये सैंपल है स्टूडेंट्स का, आपने स्टूडेंट का एवरेज निकाला 10, तो मैं मान लूंगा कि इस पॉपुलेशन का एवरेज भी होगा 10। यानी जो विशेषताएं, जो खूबियां, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक सैंपल में पाई जाएंगी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे पॉपुलेशन में भी पाई जाएगी। ये इसी लॉ को लॉ ऑफ इसी लॉ को लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहते हैं। यानी कि ये लॉ केवल तब अप्लाई होता है जब आप सैंपल के आधार पर काम करते हो। जाहिर सी बात है ये लॉ अप्लाई नहीं होगा अगर पूरे पॉपुलेशन में 1 लाख डेटा है और आप पूरा 1 लाख डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये लॉ केवल तब अप्लाई होगा जब पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है और आप सैंपल के आधार पर काम कर रहे हो। अब आप बोलोगे यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से तुमने ये छोटा सा सैंपल उठाया, इस छोटे से सैंपल से इस पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो भैया यही लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है। यहां पर यह अजम्पशन किया जाता है कि हम इस सैंपल पर जो स्टडी कर रहे हैं, उस सैंपल से जो हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, उस सैंपल की जो विशेषताएं हम खोजेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि पूरे पॉपुलेशन में भी वही विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना? पर ये लॉ केवल 2 शर्तों पर लागू होगा। ये जो मैंने बोला कि जो विशेषताएं इस सैंपल में होंगी वही विशेषताएं इस पूरे पॉपुलेशन में भी होगी। मुझे पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे पूरे पॉपुलेशन की रिसर्च करनी है तो मैं एक सैंपल उठा लूंगा और सैंपल पर रिसर्च करूंगा। जो रिजल्ट सैंपल का, वही एज्यूम कर लेंगे कि वही रिजल्ट पॉपुलेशन का भी होगा। जो सैंपल बताएगा वही विशेषताएं पॉपुलेशन में भी पाई जाएंगी, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। और इसी लॉ को हम लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहते हैं। ये एक जनरल अजम्पशन है। जनरल अजम्पशन कोई तो लॉ बोलते हैं ना, लेकिन ये लॉ केवल तभी वैलिड है जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। साधारण भाषा में मैंने आपको ये समझाया, एक बार इसको पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, if a large sample is taken at random from a very large group of population, it is deemed to have the characteristics of very large group of population। जब हम बहुत लार्ज ग्रुप में से एट रैंडम एक लार्ज सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो उस सैंपल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं वही उस पॉपुलेशन में भी पाए जाएंगे, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। और इसी को लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहते हैं। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें ऊपर भी लिखी हैं। पहली शर्त, वो सैंपल लार्ज होना चाहिए और वो रैंडमली कलेक्ट होना चाहिए। यानी ये बात तभी सही मानी जाएगी जब 2 कंडीशंस पूरी हों। कौन सी 2 कंडीशंस? पहली, सैंपल मस्ट बी टेकन एट रैंडम। सैंपल मस्ट बी टेकन एट रैंडम का क्या मतलब हुआ? जहां पर कोई भी डेटा चुने जाने के इक्वल चांस होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास वो ताश की गड्डी है जिसमें कई सारे पत्ते होते हैं, मैं उसमें से कुछ भी मतलब कुछ भी रेंडमली सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लो उसमें इक्का आ गया,
है ना। तो एट रैंडम का मतलब होता है जिसमें कोई भी डेटा चुने जाने के इक्वल चांस होते हैं। जैसे ताश की गड्डी में अगर आप रेंडमली किसी कार्ड को सेलेक्ट करोगे तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इक्का ही आएगा या दहला ही आएगा या किंग ही आएगा। रैंडम का मतलब होता है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, किसी भी डेटा के चुने जाने की इक्वल प्रोबेबिलिटी। आप किसी को आ, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस नहीं दे रहे किसी डेटा को, है ना। आप उसमें कोई पर्सनल बाइस्डनेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो कि नहीं यार इससे ये वाला डेटा नहीं लूंगा, खाली ये वाला डेटा लूंगा, यहां से नहीं लूंगा यहां से लूंगा, इससे पूछूंगा इससे नहीं पूछूंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, एट रैंडम का मतलब है जहां पर पूरे पॉपुलेशन में जितने भी डेटा हैं उसमें से आप मान लो पूरे पॉपुलेशन में 1 लाख डेटा है और आपको 1000 का सैंपल लेना है, तो वो 1 लाख डेटा में वो 1000 यूनिट कोई से भी हो सकते हैं। तो एट रैंडम का ये मतलब हुआ। हालांकि हम इसको आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थ्योरी ऑफ सैंपलिंग पढ़ेंगे। तो जो भी सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई पर्सनल बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होनी चाहिए, डेटा एट रैंडम चुना गया होना चाहिए। और दूसरा, सैंपल मस्ट बी ऑफ लार्ज साइज, सैंपल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा सैंपल लोगे तो वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शायद परिभाषित ना कर पाए, डिफाइन ना कर पाए। अगर मैं इतना बड़ा पॉपुलेशन में से इतना सा सैंपल ले रहा हूं तो हो सकता है ये सैंपल मुझे पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स ना बता पाए। अगर मेरा सैंपल साइज थोड़ा बड़ा होगा तो हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कम एरर होने के, क्योंकि ये बड़ा सैंपल है। इस सैंपल पर जब आप स्टडी करोगे तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट पूरे पॉपुलेशन का भी निकलेगा, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो। यानी कि इस बड़े सैंपल से आप पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हो, मान सकते हो कि जो विशेषताएं सैंपल में है वही विशेषताएं पॉपुलेशन में भी होंगी। पर यह तभी संभव है जब सैंपल एट रैंडम चुना गया हो और सैंपल बड़े साइज का हो। अगर सैंपल छोटे साइज का है या एट रैंडम नहीं चुना गया है सैंपल को, तो फिर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये पहला लॉ था, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और जब हम थ्योरी ऑफ सैंपलिंग पढ़ेंगे जो कि जल्द पढ़ेंगे तो इस लॉ की बात होगी। दूसरा लॉ आता है इसमें, लॉ ऑफ इंटीरिया, लॉ ऑफ इंटीरिया ऑफ लार्ज सैंपल। ये बड़ा साधारण लॉ है। ये कहता है कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा रिजल्ट उतने एक्यूरेट होंगे। लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट रिजल्ट आर लाइकली टू बी। यानी जितना बड़ा सैंपल उतने एक्यूरेट रिजल्ट, जितना छोटा सैंपल उतने एरर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोनों में अंतर समझ गए। एक लॉ कहता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, जो कहता है कि भाई अगर आपको एक बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा, बहुत लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो आप सैंपल के आधार पर कर सकते हो। एक सैंपल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही उस पॉपुलेशन में भी होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। इसी को लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहते हैं। पर यह बात तभी संभव है जब वो सैंपल रैंडमली चुना गया हो और वो लार्ज साइज का हो। और लॉ ऑफ इंटीरिया क्या कहता है, जितना लार्ज सैंपल उतना एक्यूरेट रिजल्ट। ये लॉ ऑफ इंटीरिया है। ये स्टैटिस्टिक्स के दो लॉज हैं जो थ्योरी ऑफ सैंपलिंग पर बेस्ड है ना, जो थ्योरी ऑफ सैंपलिंग से रिलेटेड। तो ये दो लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आ, अगर पूरे उत्तराखंड में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं 50,000, तो 50,000 लोगों का डेटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करता हूं, सैंपल के आधार पर काम करता हूं। पूरे सैंपल से मैं अंदाजा लगा लूंगा कि 50,000 लोगों के डेटा में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि यार 50,000 लोगों, जो 50,000 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में एवरेज मार्क्स कितने हैं। अब आप सिर्फ ये स्टडी करना चाहते हो कि यार बच्चों के इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर आते हैं या स्टेट्स में,
ठीक है ना। इसके लिए आप 50,000 बच्चों का डेटा कलेक्ट कर पाओगे क्या? बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत मैन पावर की जरूरत है। अब मेरा पॉपुलेशन साइज कितना है? 50,000, बहुत बड़ा साइज है। तो एक काम करता हूं, मैं सैंपल के आधार पर काम करता हूं। मैं ना 100 बच्चों का सैंपल उठा लेता हूं। मैं बोलूंगा यार 100 बच्चों का सैंपल तो बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं एवरेज निकालूं इकोनॉमिक्स का और एवरेज निकालूं स्टेट्स का, इकोनॉमिक्स का एवरेज और स्टेट्स का एवरेज, तो जो 100 बच्चों का एवरेज होगा वही 50,000 बच्चों का एवरेज होगा। ये मानना थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा, क्योंकि सैंपल बहुत छोटा है। सैंपल साइज थोड़ा बड़ा करो। माना कि मैंने 5,000 का सैंपल ले लिया। अब क्योंकि मेरा सैंपल साइज बड़ा है और ये सैंपल मैंने रैंडमली लिया है, 50,000 बच्चों में से रैंडमली मैंने 5,000 को चुना है। रैंडम का मतलब होता है किसी को भी चुने जाने के चांसेस बराबर थे। मैंने उसमें से 5,000 का चुनाव किया। अब माना कि 5,000 बच्चों का मैंने सैंपल लिया और मैंने इको का एवरेज निकाला तो 40 आया, स्टेट्स का निकाला तो 45 आया। तो इस 5,000 बच्चों का जो सैंपल आपने इकट्ठा किया था, इस सैंपल का जब आपने एनालिसिस किया तो किस कंक्लूजन तक आप पहुंचे कि बच्चों के इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स आते हैं एवरेज और स्टेट्स में 45 मार्क्स आते हैं एवरेज, 45%। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस 5,000 के सैंपल में है वही इस 50,000 के सैंपल में भी होगा। यानी इन 50,000 बच्चों का भी अगर आप डेटा कलेक्ट करते तो ऑन एन एवरेज उनके इकोनॉमिक्स में 40 ही दिखते और स्टेट्स में उनके 45 ही दिखते। यानी जो विशेषताएं सैंपल में है वही पॉपुलेशन में भी होंगी। तो आपको पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा 50,000 डेटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 5,000 के सैंपल से भी आप ये एनालिसिस कर सकते हो। इस अजम्पशन को ही लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक्यूरेसी लेवल और अच्छा रहे तो आप और बड़ा सैंपल लो। लार्जर द सैंपल साइज मोर एक्यूरेट द रिजल्ट विल बी। यानी कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतने बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस लॉ को लॉ ऑफ इंटीरिया कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, लॉ ऑफ इनर्टिया कहते हैं। इंटीरिया बोल रहा हूँ, इनर्टिया। तो इसे लॉ ऑफ इनर्टिया कहते हैं। तो ये दो लॉज आपको याद रखने हैं जब भी आप थ्योरी ऑफ सैंपलिंग पढ़ोगे। तो ये लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्टिया अप्लाई होंगे। ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ये मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको ये दो लॉज समझ में आए तो हैंड रेस करो। याद रखना जब भी सैंपलिंग की बात होगी इन लॉज की बात होगी ही होगी। ठीक है। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्टिया। फटाफट से स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस की बात करते हैं और स्टैटिस्टिक्स को ये इंट्रोडक्शन वाले पीडीएफ को हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। कल मैं इसके थोड़े एमसीक्यूज आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। मतलब आप इसको एक बार रीड करना। जब कल के क्लास की शुरुआत होगी तो कुछ एमसीक्यूज के साथ होगी जिसके जवाब आप सही दोगे तो हमें लगेगा कि भाई हम अब इस स्टेज से आगे जा सकते हैं। ठीक है। फटाफट से लिमिटेशन की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक सब कुछ सही से पढ़ा है तो स्टैटिस्टिक्स की कमियों को खोजना कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। पहले तो स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल डेटा के साथ, आइसोलेटेड डेटा के साथ डील नहीं करता। वो खाली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करता है ना। हमने ये चीज पढ़ी थी जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे थे प्लूरल सेंस में। तो हमने हॉरेस सेक्रेस्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा। डेटा कौन सा डेटा? जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। इंडिविजुअल डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता। तो स्टैटिस्टिक्स की एक लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल डेटा को वो कंसीडर ही नहीं करता। वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, खाली क्वांटिटेटिव डेटा को ही कंसीडर करता है। किसी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को वो इग्नोर करता है। जहां पर भी बात क्वालिटी की होगी स्टैटिस्टिक्स वहां से हट जाएगा। ये प्योर साइंस नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह। ये केवल एक साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड है। किसने बोला था ये कि ये साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड है? क्रॉक्सटन और कॉर्डन ने बोला था। अभी हमने ऊपर ये पढ़ा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स से
हमें जनरली अनुमानित रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स 100% एक्यूरेसी की गारंटी तो नहीं देता, ये तो बस केवल एक अनुमानित रिजल्ट देता है। दैट इज statistical laws are true on an average। यानी कि स्टैटिस्टिकल लॉज जो होते हैं वो ऑन एन एवरेज ट्रू माने जाते हैं। ऑन एन एवरेज का मतलब कि जनरली वो सही है, 100% सही है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसी वजह से इसे प्योर साइंस कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो वो तो भाई ग्रेविटी तो 100% सत्य है कि हाँ ऐसा ही होता है, इसमें क्या कोई काट छांट करेगा। लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हम अप्लाई करके जो नतीजों तक पहुंचते हैं वो नतीजे ऑन एन एवरेज सही माने जाते हैं, साधारणतया जनरली सही माने जाते हैं। उसमें एरर हो सकते हैं, उसको कोई गलत साबित कर सकता है, ठीक है। इसीलिए ये प्योर साइंस नहीं माना जाता। तो ये भी एक कमी है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी किया जा सकता है। यूल और कैंडल कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड आर मोस्ट डेंजरस टूल इन द हैंड ऑफ इनएक्सपर्ट। अगर कोई इनएक्सपर्ट के हाथों में ये टूल्स दे दिए जाएं तो भाई ये बहुत डेंजरस है। मान लो कि अगर आप गलत डेटा कलेक्ट करो, उसका इंटरप्रिटेशन गलत करो, गलत मेथड का अप्लाई करो, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मतलब कि डेटा कहते कुछ और है और आप उसका इंटरप्रिटेशन किसी और तरीके से कर रहे हो। मान लो जैसे आप मेरे से जो बात कह रहे हो मैं उसका अर्थ कुछ और निकाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं आपके बात को समझने के लिए। तो भाई ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब स्टैटिस्टिकल डेटा चला जाता है तो वो उसका मिसयूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। उसके हाथों में डेटा एक डेंजर टूल है। किंग एक स्टैटिस्टिशियन है, ये क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले, एक मिट्टी की तरह है ना, ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल एज यू प्लीज। भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक क्ले की तरह है जिससे आप गॉड भी बना सकते हो, डेविल भी बना सकते हो, यानी कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जा सकता है। और इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स पर बहुत सारे लोग डिस्ट्रस्ट करते हैं, भरोसा नहीं करते। अगर स्टैटिस्टिकल मेथड से कोई रिजल्ट निकाले जाते हैं, कोई कंक्लूजन निकाले जाते हैं, तो बहुत लोग उसको भ्रमित करने वाला आंकड़ा मानते हैं। वो कहते हैं ये तो बस डेटा। अब जैसे मान लो एक सरकार है, एक सरकार जैसे मान लो मोदी गवर्नमेंट, अब कांग्रेस तो ये बोलती है ना कि ये तो डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जैसे वो बोल रही है कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, ये हुआ है वो हुआ है, हर एक डाटा अच्छा करके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपोजिशन पार्टी तो ये बोलेगी ना कि ये तो डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करके दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। क्या पता सच में ऐसा हो रहा हो, तो मैं बोलूंगा फिर तो डेटा का मिसयूज हो रहा है, ये डेटा को एक गॉड की तरह नहीं डेविल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डेटा का मिसयूज भी हो सकता है, ये भी एक कमी है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है ना। किसी एक्सपर्ट के हाथों में ही ये रहना चाहिए, तभी वो डेटा का सही से इस्तेमाल कर सकता है, उसका सही से इंटरप्रिटेशन कर सकता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में बी मिसलीडिंग। अब स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स मिसलीडिंग क्यों हो सकते हैं? जैसे फटाफट से बात करते हैं। मान लो ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, दो कंपनी है। मैं इनके 5 साल के प्रॉफिट का डेटा आपके सामने रख रहा हूं, दोनों कंपनियों के 5 साल के प्रॉफिट का डेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहली कंपनी ने कमाया पहले साल 10,000,
दूसरे साल 15,000, तीसरे साल 20,000, चौथे साल 25,000, पांचवें साल 30,000। टोटल प्रॉफिट इन्होंने कमाया 1 लाख, और 5 से डिवाइड करके मैं इनका एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो एवरेज प्रॉफिट है इनका 20,000। दूसरी कंपनी है जिसने पहले साल कमाया 30,000, दूसरे साल कमाया 25,000, तीसरे साल कमाया उसने 20,000, चौथे साल कमाया उसने 15,000, पांचवें साल कमाया उसने 10,000। उसने भी 5 साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अगर मैं इसका 5 साल का एवरेज देखूं तो ये भी 20 आ रहा है। बताओ आपको कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। आप स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई किए, आप एवरेज निकाले, और एवरेज पहली कंपनी का भी 20 आ रहा है, दूसरी कंपनी का भी 20 आ रहा है। यानी कि अगर आप एवरेज पर भरोसा करो तो दोनों कंपनी इक्विवेलेंट है। किसी भी कंपनी में आप पैसा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का एवरेज प्रॉफिट तो सेम ही है। लेकिन अगर आप कंपनी बी को चुनोगे तो नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार कम हो रहा है। शायद आप छठे साल इस कंपनी से 10,000 प्रॉफिट भी ना कमा पाओ, लेकिन अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। यानी इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हो सकता है अगले साल 30,000 से ज्यादा मुनाफा कमाए। तो देखो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स कितने भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी एवरेज तो बोल रहा है कि दोनों कंपनियां एक समान है, दोनों का एवरेज बराबर है, लेकिन फिर भी डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए हमें। एक डेटा कुछ अलग दिखाई दे रहा है, दूसरा डेटा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी इस तरह की कमियां भी स्टेटिस्टिक्स में पाई जाती हैं कि जो स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स निकलते हैं स्टेटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके, वो भ्रमित करने वाले होते हैं। ठीक है ना। इन्हीं कमियों की वजह से स्टैटिस्टिक्स पर कई लोग भरोसा नहीं करते। और डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एक कोट बड़ा फेमस है। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है मींस, इन्हीं कमियों की वजह से स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों पर, रिजल्ट्स पर कई लोग भरोसा नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बिलीफ, कि भाई स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो दिखा रहे हैं वो सत्य होंगे, ऐसा बहुत लोग नहीं मानते। इसमें एक बड़ा फेमस कोट है, किसका, डिजराइली का। एज पर डिजराइली, ये क्या कहता है, ये कहता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज। 3 तरह के झूठ होते हैं। एक तो होता है झूठ, एक होता है डेम्ड लाइज, सफेद झूठ, ठीक है ना, और एक हो गया स्टैटिस्टिक्स। मतलब कि इसको एकदम झूठ से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई 3 तरह के झूठ हो गए, एक तो लाइज, डेम्ड लाइज, और एक स्टैटिस्टिक्स। मतलब स्टैटिस्टिक्स एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट है डिजराइली का। तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इतना ज्ञान होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में एंटर करने से पहले। बाकी इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी रही इसके लिए कल कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है तो हैंड रेज करो। यहां तक अगर क्लियर है बात।